ईरान जंग में तैनात अमेरिकी नौसैनिक अब समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों की माने तो अब तक 6 नौसैनिकों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से छलांग मारने की कोशिश की है। ईरान पर जीत और हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेना क्या जंग लड़ने से बचना चाह रही है? नौसैनिकों की आत्महत्या की कोशिश की क्या वजह है? ट्रंप प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? और क्या जंग को लेकर ट्रंप के तमाम दावे झूठे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं रेलेवेंट टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है। उन्होंने वहां नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है जो हॉर्मुज में स्टील की दीवार की तरह काम कर रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान सिर्फ बातें कर सकता है लेकिन जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता। अब वो मिडिल ईस्ट में और दादागिरी नहीं कर सकता। ट्रंप के बयान पर ईरान का जवाब भी आया। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बार बार ये कहने से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद नहीं है, जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। हॉर्मुज अभी भी बंद है और तब तक नहीं खुलेगा जब तक ईरान की शर्तें नहीं मानी जाती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, अमेरिका लंबे समय से खुफिया जानकारी की नाकामी की वजह से गलत फैसले लेता रहा है। ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना भी इसी गलत आकलन का नतीजा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड की कोशिश इससे भी बड़ा गलत फैसला है। फेक न्यूज से भी बदतर होता है फेक इंटेलिजेंस। ईरान के अलावा अमेरिका के अपने अधिकारी भी ट्रंप के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राजनयिक रिचर्ड हास ने साफ कहा कि फिलहाल हॉर्मुज पर किसी एक देश का पूरा कंट्रोल नहीं है। आंकड़े भी यही बताते हैं। जंग शुरू होने से पहले हॉर्मुज रास्ते से रोज तकरीबन 130 जहाज गुजरते थे, लेकिन इस हफ्ते ये संख्या गिरकर सिर्फ 8 जहाज प्रतिदिन रह गई है। इन्हीं सब मसलों की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने को लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच 18 जून को जो MOU साइन हुआ था उसकी डेडलाइन यानी डील के लिए 2 महीने का समय भी 17 अगस्त को पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई डील होती नजर नहीं आ रही है। पूरी जंग के दौरान ट्रंप का रुख भी बदलता रहा है। कभी वो ईरान पर और बड़े हमले की धमकी देते हैं तो कभी कहते हैं कि शांति समझौता बस होने ही वाला है। इस बीच ईरान और खाड़ी देशों में मौजूद लोगों में ये डर बना रहता है कि उन पर कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अमेरिकी नागरिक भी जंग की वजह से बढ़ती महंगाई और तेल गैस के बढ़ते हुए दामों से परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच जो लोग जंग की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं वो हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोत ऑपरेट करने वाले अमेरिकी सैनिक। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को ही ले लीजिए। ये कैरियर पिछले साल 21 नवंबर को अपने पोर्ट सैन डिएगो से पैसिफिक ओशन के लिए रवाना हुआ था। तब से अब तक इसे तैनात रहे 250 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। ईरान के साथ विवाद बढ़ने के बाद अमेरिका ने इसे मिलिट्री ऑपरेशन से पहले मिडिल ईस्ट भेज दिया था। इस जहाज पर 5000 से ज्यादा नौसैनिक और मरीन तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें 250 से ज्यादा दिनों से किसी भी बंदरगाह पर रुकने का मौका नहीं मिला है। यानी तब से वो लगातार समुद्र में ही तैनात हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल MS नाउ के मुताबिक लिंकन पर सवार सैनिकों को इस दौरान सिर्फ 2 दिन के लिए जमीन पर उतरने का मौका मिला। एक बार दिसंबर में गुआम में और फिर इस साल जुलाई में ओमान में उन्होंने 1 दिन के लिए उतरने की कोशिश की थी। उनकी समुद्र में तैनाती मई में ही खत्म होने वाली थी, लेकिन ईरान के साथ जारी जंग के चलते इसे कई बार बढ़ाया गया। लंबी तैनाती और मुश्किल हालात ने अब अमेरिकी नौसैनिकों का मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया है। जहाजों पर खाने पीने की कमी और खराब सुविधाओं के चलते कुछ नाविकों और सैनिकों ने तो समुद्र में कूदने की भी कोशिश की। आमतौर पर लंबे समय तक तैनात रहने वाले युद्धपोतों को बीच बीच में बंदरगाह पर ले जाया जाता है ताकि जरूरी सामान भरा जा सके और जहाज की मरम्मत हो सके, लेकिन USS अब्राहम लिंकन के क्रू को ऐसा ब्रेक नहीं मिल पाया। परिवारों से बातचीत में कई सेलर्स और मरीन्स ने जहाज के माहौल को बेहद खराब बताया। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नाविकों ने शिकायत की कि उन्हें खाने में सिर्फ आधा कप चावल ही मिल रहा है। साबुन और टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजें अब तक खत्म हो चुकी हैं। सैनिकों के परिवार वालों का दावा है कि जहाज पर खराब टॉयलेट, फफूंद लगे शावर और कई हफ्तों से बंद लॉन्ड्री सर्विस जैसी समस्याएं भी आ रही हैं। इसके अलावा सैनिकों को तय समय से ज्यादा देर तक काम करना पड़ रहा है और उन्हें अपने लिए कोई समय नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से वो अपने परिवार वालों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने इन आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है।
सिर्फ इतना कहा है कि हर नाविक की मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पिछले हफ्ते सैन डिएगो में करीब 200 परिवारों की एक बैठक हुई, जहां ये शिकायतें अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ के सामने भी रखी गई। टाउन हॉल में एक नाविक की पत्नी ने रोते हुए अधिकारियों को बताया कि उनके पति ने उन्हें मैसेज किया था, उम्मीद है कि मैं कल सुबह सोकर न उठूं। एक दूसरी महिला एनाबेल लोमा ने नेवी टाइम्स को बताया कि उनके पति डरे हुए हैं कि उन्हें कहीं थकान की वजह से बेइज्जत करके बर्खास्त न कर दिया जाए, इससे उनकी 13 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक और नाविक की पत्नी ने बताया कि उनके पति ने एक साथी को जहाज से कूदकर जान देने की कोशिश करने से रोका। यानी अब मामला सिर्फ थकान या खराब सुविधाओं का नहीं रह गया है। इस साल अप्रैल में भी यूएसएस लिंकन पर खराब हालत को लेकर काफी सवाल उठे थे। अमेरिकी मीडिया यूएसए टुडे ने जहाज के अंदर कम और खराब क्वालिटी के खाने की तस्वीरें भी शेयर की थी, लेकिन रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इन दावों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया था। नौसेना के अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि लंबी तैनाती सैनिकों के मानसिक स्थिति पर असर डालती है और इसके लिए उन्हें सभी जरूरी मदद दी जा रही है। अमेरिकी नौसैनिकों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां कोई नई बात नहीं है। लंबी तैनाती, लगातार तनाव और युद्ध का दबाव इन समस्याओं को और गंभीर बना सकता है। अमेरिका के इतिहास में कई जंगों के दौरान और बाद में सैनिकों के आत्महत्या के दस्तावेजी उदाहरण मिलते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान शेल शॉक, जिसे आज हम PTSD कहते हैं, उससे पीड़ित कई सैनिकों ने अपनी जान दे दी थी। दूसरे विश्व युद्ध और फिर वियतनाम युद्ध के बाद लौटे अमेरिकी सैनिकों में भी आत्महत्या के मामले दर्ज हुए थे। 2004 से 2008 के बीच अमेरिकी सेना में आत्महत्या की दर करीब 80% बढ़ गई थी, जबकि 1977 से 2003 के बीच ये दर स्थिर थी। ये बढ़ोतरी 2003 में इराक युद्ध शुरू होने के बाद सामने आई और इसका असर पूरे अमेरिकी सेना में देखा गया। 2010 में आत्महत्या के 301 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 156 सैनिक सक्रिय ड्यूटी पर थे और 145 रिजर्व सैनिक थे। इस साल की शुरुआत में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ने वियतनाम युद्ध के बाद किसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे लंबी तैनाती का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इतनी लंबी तैनाती का असर जहाज पर मौजूद नौसैनिकों पर भी पड़ रहा है। मार्च में जहाज के लॉन्ड्री विभाग में आग लग गई थी। आग बुझाने में करीब 30 घंटे लग गए, लेकिन आग की वजह से करीब 600 सैनिकों के सोने की जगह बंद हो गई। नौसेना के एविएशन सेक्टर में भी हालात चिंताजनक है। सुविधाओं की कमी और तमाम मुश्किलों के चलते पायलट से लेकर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस तक कई लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। अब सैनिकों के जहाज से कूदने की कोशिश की खबरों के बाद कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने प्रशासन और नौसेना से जवाब मांगा है। इनमें कनेटिकट के रिचर्ड ब्लूमेंथल, कैलिफोर्निया के माइक लेविन और कोलोराडो के जेसन क्रो शामिल हैं। माइक लेविन ने कहा कि इन सैनिकों ने देश की सेवा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। बदले में देश उन्हें कम से कम गर्म पानी, काम करता टॉयलेट और ढंग का खाना तो दे ही सकता है। उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इतना भी नहीं संभाल पा रहे हैं और ऊपर से सैनिकों के परिवारों को झूठा कहने की हिम्मत कर रहे हैं। सीनेट रिचर्ड ब्लूमेंथल ने चिट्ठी लिखकर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और कार्यवाहक नौसैनिक सचिव हंग काओ से यूएसएस अब्राहम लिंकन के हालात पर जवाब मांगा है। लेकिन राजनीति से इतर देखें तो ये बात साफ है कि सैनिकों को सही मायने में आराम तभी मिल सकता है जब अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए और जंग खत्म हो जाए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। उसकी मांग है कि अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई बंद करे और विदेश में जमा ईरानी फंड जारी करे। वहीं ट्रंप का रुख लगातार बदलता रहा है। कभी वो ईरान के खिलाफ और बड़े हमले की धमकी देते हैं तो कभी दावा करते हैं कि शांति समझौता जल्द होने वाला है। जुलाई में हुए CNN के एक सर्वे के मुताबिक 73% अमेरिकी मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप देश की सबसे बड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। वहीं 67% लोगों का मानना है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप के सैन्य फैसलों से अमेरिका को नुकसान हुआ है। इन आंकड़ों का असर नवंबर में होने वाले अमेरिका के मिड टर्म चुनावों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले समय में जंग किस तरफ जाएगी? क्या अमेरिका और ईरान इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे? जानकारों से समझते हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 5-6 महीने 8 महीने अगर नाविक या फौजी इस तरह के एडवर्स सर्कमस्टांसेस के अंदर रहते हैं तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो होता ही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो शुरू में सेल किया था आइडिया के हफ्ते भर के अंदर या 5 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं और ये 5-6 महीने के ऊपर चला जा रहा है। तो नेचुरली रिपोर्ट्स जो आ रही हैं इस तरह काफ़ी दिनों से आ रही हैं। और कई बार जहां से शिप पहले भी लाए गए थे उस वक्त में भी ये खबरें आई थी कि लोग खुश नहीं हैं और जाना चाहते हैं।
और अब चूंकि युद्ध का कोई समाधान तो निकल नहीं रहा है, खाली बातचीत हो रही है, और ये देखा गया कि अमेरिका की जो फौजें हैं वो भी पूरी तरह से ओवर पावर नहीं कर पाई हैं ईरान को, तो नेचुरली है कि वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है नाविकों के बीच में और जो नेवी के लोग हैं उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिचुएशन जो ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन है उसका, और 24 घंटे खतरा तो है ही, कब कौन सा ड्रोन अटैक कर दे, कौन सी मिसाइल से अटैक हो जाए। आप कितने भी पावरफुल आर्मी हो सकते हैं, लेकिन कैजुअलिटीज और जो खतरा है वो काफ़ी प्ले करता है। ह्यूमन बीइंग तो है ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एक सिचुएशन जो है रियल है, चाहे भले ही जैसा कहा गया है कि आत्महत्या करने की कोशिश की या मारे गए, तो ये सच हो या ना हो इसके बारे में क्योंकि पूरी खबर लगाना बड़ा मुश्किल है जब तक कि कोई ऑथेंटिक सोर्सेज से पता ना लगे, लेकिन एक मोरल डाउन हो जाता है, ये भी बात सच है। और दूसरी चीज़, कांस्टेंट रेडीनेस में अगर आपको रहना है तो आपका सारी फैकल्टीज जो हैं उसके ऊपर असर पड़ता है, और ऐसे में सैनिक भी तो ह्यूमन बीइंग ही है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और इसको जितना जल्दी किसी तरह से एक तरह की पीस एस्टेब्लिश हो, कोई एग्रीमेंट हो जो वायबल हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कमिटेड हैं सारी साइड्स, तभी ये आगे बढ़ सकता है। नहीं तो किसी भी समय ऐसा लगता है कि कब उनके लीडर कहते हैं कि अब मुझे बॉम्ब शुरू कर दो, अब बंद कर दो, अब चले जाओ, अब आ जाओ। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, अनसर्टेन सिचुएशन में, मैं समझता हूं कि, और ऐसे कई बार हिस्ट्री में भरा पड़ा है जहां पर के फौजें जो हैं एब्डिकेट भी कर देती हैं, छोड़ के चल पड़ती हैं, तो ऐसा भी डिजर्ट करने वाली। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जरूर अगर ये खबरें बाहर आ रही हैं तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को और प्रेसिडेंट ट्रंप को और वहाँ के जो डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ वॉर वगैरह हैं उन सबको भी इस बारे में पता है कि फौजों का मनोबल किस तरह का है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पाकिस्तान खुद को कितना ही बड़ा ग्लोबल पीस मेकर दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी हरकतों से असलियत खुद ब खुद बाहर आ जाती है। अब पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री आतंकियों के साथ बाकायदा मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद को साहब कहते हुए खुद को उनका गुलाम बता रहे हैं, और एज यूजुअल भारत के खिलाफ जहर उगलते सुनाई दे रहे हैं। इमरान खान की सरकार में 2020 से 2022 तक पाकिस्तान के गृह मंत्री रहे शेख रशीद अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक कार्यक्रम का है जहां रशीद अहमद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के साथ मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके एक तरफ लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर खालिद मसूद संधू बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ LET के केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य कारी मोहम्मद याकूब शेख है। कार्यक्रम में बोलते हुए शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मैं तो हाफिज सईद का गुलाम हूं। आगे बताते हैं कि अमेरिका में उनके फोन से हाफिज सईद का नंबर निकल आया था, जिसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया था। आपको मालूम ही होगा कि हाफिज सईद एक ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। वीडियो में शेख रशीद अहमद भारत के खिलाफ भी भड़काऊ बातें करते सुनाई दे रहा है। कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो अल्लाह भारत को बर्बाद कर देगा। धमकी दी कि भारत ने न तो कोई पक्षी चहचहाएगा और न ही मंदिर में घंटियां बजेंगी। अगली खबर, अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। बताया है कि अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए ये फैसला उन्होंने लिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लेविट को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया। कहा कि ये एक ऐसा फैसला है जिससे वो पूरी तरह समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। कैरोलाइन अब उनकी टॉप आउटसाइड एडवाइजर्स में से एक होंगी और रिपब्लिकन पार्टी की प्रभावशाली आवाज बनेंगी। वहीं कैरोलाइन लेविट ने पद छोड़ने की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा, पिछले 1.5 साल से व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर काम करना मेरे जीवन का यादगार अनुभव रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतने मौके दिए। दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक करते हुए मां बनना और नए बच्चे का स्वागत करना मेरे जीवन का सबसे संतोषजनक और सबसे चैलेंजिंग समय रहा है। बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस लौटने पर मुझे महसूस हुआ कि प्रेस सेक्रेटरी रहते हुए मैं अपने बच्चों के लिए वैसी मां नहीं बन सकती जैसे उन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने व्हाइट हाउस छोड़ने का और अपने जीवन के लिए नए अध्याय की शुरुआत करने का फैसला लिया है। हालांकि लेविट इस महीने के अंत तक पद पर बनी रहेंगी। व्हाइट हाउस का अगला प्रेस सेक्रेटरी कौन होगा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेविट ने मई में ही अपनी बेटी को जन्म दिया था
उनका 2 साल का बेटा भी है। पिछले महीने ही वो मैटरनिटी लीव के बाद काम पर लौटी थी। प्रेस सेक्रेटरी बनने से पहले भी वो लंबे समय तक ट्रंप के साथ काम कर चुकी हैं। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में लेविट उनकी असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी और स्पीच राइटर थी। 2022 में उन्होंने न्यू हैम्पशायर से कांग्रेस के लिए चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। बाद में वो ट्रंप समर्थक फंड रेजिंग ग्रुप मागा इंक की प्रवक्ता बनी और फिर ट्रंप के 2024 के चुनाव अभियान में नेशनल प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर शामिल हुई। अगली खबर, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला करते हुए उसके पोर्ट और नेवल बेस को टारगेट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें अनाज एक्सपोर्ट करने वाले 2 बड़े टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। वहीं ब्लैक सी पर स्थित एक बड़े रूसी नेवल बेस पर यूक्रेन ने अटैक किया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 8 साल के एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस के 4 वॉरशिप्स पर भी हमला किया गया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया CNN को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि यूक्रेन के पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम बचे हैं। कहा कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए जितने इंटरसेप्टर्स की जरूरत है, उसका केवल 10% यूक्रेन के पास मौजूद है। ये भी बताया कि उनका अधिकतर समय सहयोगी देशों को फोन करने और इंटरसेप्टर्स मांगने में ही निकल जाता है। आगे कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिका के मौजूदा इंटरसेप्टर्स स्टॉक का 10% हिस्सा भी मिल जाए तो उसके लिए काफी होगा। वहीं अगर 5% स्टॉक मिला तो ये सर्दियां निकालने के लिए काफी होगा। ज़ेलेंस्की इससे पहले भी कई बार इंटरसेप्टर्स की कमी की बात कर चुके हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल एल एंड टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।